हेलो बच्चों, तो मैं ढोंगी बाबा चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम इसी स्टेरॉयड सीरीज़ का तीसरा लेक्चर लेकर आए हैं एनएलएम के ऊपर। जैसे कि प्रीवियसली 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, काइनामेटिक्स पर हो चुका है, 1D पर 2D पर, दोनों पर। एक बार मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं कि ये चैनल सिर्फ उन बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बच्चे फिज़िक्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे कि कमिंग 2 to 3 मंथ्स में नीट का एग्ज़ाम है और जिन्हें लग रहा है कि भाई फिज़िक्स के कारण से उनका होने वाला सिलेक्शन रुक रहा है। बायो अच्छी कर रहे हैं, केमिस्ट्री भी कुछ कर ही ले रहे हैं, पर फिज़िक्स में ऐसा लग रहा है कि नहीं, फिज़िक्स नहीं हो पा रही है। तो उन बच्चों के लिए हमने चैनल डिज़ाइन किया है। बेटा, फिज़िक्स का पेपर टफ़ नहीं होता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए। 75% पेपर ऐसा होता है कि जो जनरली अगर हम बताई गई बातों को ध्यान में रख लें, जिस तरीके से बायो पढ़ते हैं उसी तरीके से कुछ कंसेप्ट्स जो बताए गए उन कंसेप्ट्स को वैसे ही ध्यान में रख लें, तो 75% तक फिजिक्स का पेपर अप्रोचेबल होता है। और बिल्कुल अगर आपने गुरु की बात मानी तो आप 50% तो बना कर ही आएंगे, है ना। तो अगर हम जहां अभी जिस सिचुएशन में हैं, जहां हमसे कुछ बन नहीं पा रहा, उसमें अगर हम 50 to 75% के बीच में कुछ भी स्कोर कर लेते हैं फिजिक्स में, तो आई थिंक दैट इज अ डिसेंट इनफ। ओके, तो उन बच्चों के लिए हमने चैनल डिज़ाइन किया है बच्चों। तो इसमें मैंने ऐसा नहीं कि मैं पूरा टॉपिक पढ़ाता हूँ, इसमें मैं सिर्फ ये करता हूँ कि जैसे जैसे सवाल आए हुए हैं प्रीवियस ईयर नीट एग्जाम्स में और जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत है, उन सवाल के कंसेप्ट्स को सरलता के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप उन्हें ध्यान में रख लेंगे ना, क्योंकि जनरली सवाल उन्हीं पर ही बनते हैं, पूरा पूरा टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कई जगहों पर जहां जहां हमें लगा कि भैया यार इसका तो बस डायरेक्ट फार्मूला कर लो, ये फार्मूला कर लोगे बात बन जाएगी, तो वहां हमने डायरेक्ट फार्मूला बता दिया है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। जिसको साइंटिस्ट बनना हो फिजिक्स में, उसके लिए दुनिया पड़ी हुई है, वो चारों तरफ जाकर देखे। पर यह पर्टिकुलर स्थान सिर्फ मेरे उन प्यारे बच्चों के लिए है जो फिजिक्स में अभी कहीं ना कहीं तकलीफ में हैं और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा कि कैसे करें। ठीक है बच्चों, चलिए तो एनएलएम स्टार्ट करते हैं। एनएलएम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसमें हम फ्रिक्शन भी इसी में ले रहे हैं, दोनों चीज़ें। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहला कंसेप्ट या सबसे पहले टाइप के सवाल जो एनएलएम पर बनते हैं वो सबसे पहले जो आपकी एनएलएम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है उन्हीं पर ही आधारित है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो सेकंड लॉ है न्यूटन का, वो क्या कहता है? वो कहता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू dp बाई dt। dp बाई dt इज इक्वल्स टू व्हाट? मतलब p, समझ रहे ना, p क्या होता है? मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो कई बार ऐसा देखा गया, ये सिर्फ नीट में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं और किसी एग्जाम्स में नहीं बनते, जो कि फोर्स के इस फॉर्मूले को यूज़ करता है, F इक्वल्स टू dp बाई dt को। ध्यान रखना बच्चों, dp मतलब चेंज इन मोमेंटम। ध्यान रखें, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। और इसी फॉर्मूले को अगर ऐसे लिख दिया जाए, डेल्टा p इक्वल्स टू f डॉट डेल्टा t, और डेल्टा t को मतलब dt लिख दें क्योंकि छोटा सा चेंज हो टाइम का, तो यही क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी क्या कहलाती है? f डॉट dt, इम्पल्स, है ना। इसी को हम इम्पल्स बोलते हैं। ये आगे भी एक बार डिस्कस कर लेंगे, अभी इस पर भी सवाल बनते हैं, तो चाहे इस फॉर्म को या फिर इस फॉर्म को, जो कि चेंज इन मोमेंटम होता है। ये 2 फॉर्मूले ध्यान रखिएगा। जैसे कि सवाल के हिसाब से ही देखते हैं सीधे, ये अपना 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है नीट का। देखो सवाल क्या था, अ फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड। कभी भी ऐसे सवाल आए तो एक बार ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लेना चाहिए। ठीक है, बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, उसने कहा एक फुटबॉल प्लेयर है जो साउथवर्ड मूव कर रहा है, सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड। मतलब उन्होंने कहा कि पहले तो वो साउथ में जा रहा है, यानी नीचे जा रहा है, दूसरा कलर ले लेते हैं, नीचे जा रहा है, और फिर एकदम से वो ईस्ट में चला जाता है इस तरीके से। तो उन्होंने पूछा कि टू अवॉइड एन अपोनेंट द फोर्स दैट एक्ट ऑन द प्लेयर। अब कई बार बच्चा इसी में कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये मूवमेंट चेंज हुआ है, फोर्स का इससे क्या लेना देना। देखो सिर्फ इतना ध्यान रखो कि फोर्स इज इक्वल्स टू dp बाई dt। dp बाई dt का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम का जो चेंज है वही फोर्स है। यानी अगर वो पहले इधर जा रहा था तो इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्शन इधर था, फिर वो इधर गया
तो फाइनल मोमेंटम का डायरेक्शन इधर है। तो अगर मैं डेल्टा पी को देखूं तो डेल्टा पी क्या होगा, डेल्टा पी होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज ही तो हैं ये। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्शन ही तो चाहिए ना तुम्हें, तो वेक्टर में जाओ सीधे सीधे। देखो पी एफ यानी कि इस डायरेक्शन में, ये फाइनल है ना, और इनिशियल क्या है इधर, थोड़ा इधर बना देता हूं जिससे कि तकलीफ ना हो। ध्यान से देखें कि ये है पी एफ और पी इनिशियल नीचे की तरफ है। ठीक है, अपने को पी एफ माइनस पी आई निकालना है वेक्टर से। थोड़ा सा बच्चे इसे ध्यान रखिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का कोई मतलब नहीं होता, माइनस इज एक्चुअली दी एडिशन ऑफ अ नेगेटिव क्वांटिटी। बस कभी भी वेक्टर में माइनस दिखे तो तुम सीधा हमेशा ऐसे ही करना, प्लस ऑफ माइनस समथिंग। तो पी एफ माइनस पी आई, ठीक है, माइनस पी आई मतलब अगर ये पी आई है तो माइनस पी आई तो ऊपर होगा ना, ये माइनस पी आई होगा ना। माइनस का क्या काम करता है, डायरेक्शन पलट देता है बस। अगर पी आई नीचे है तो माइनस पी आई ऊपर हो जाएगा। और इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट, अगर मान लो एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, तो इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा। पैरेललोग्राम लो, अब देख लो ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है कि नहीं है, बस ऑप्शंस में देख लो, अलोंग नॉर्थ ईस्ट, फोर्थ ऑप्शन आंसर है। तो एक तरीके के ये सवाल देखे जाते हैं हर साल, एक साल या फिर एक आधा साल बीच में छूट जाता है, पर इस पर देखा ही जाता है सवाल, फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर। तो इसको ध्यान रखना है बच्चों कंसेप्ट को। तो बहुत भारी कंसेप्ट नहीं है, इजी कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, और देखोगे एक सवाल और देख लो, जैसे ये सवाल आया था अपना 20, ये भी 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। A 1 kg object strikes a wall with velocity 1 मीटर पर सेकेंड। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, जैसे ये वॉल है, एक ऑब्जेक्ट है 1 kg का, स्ट्राइक्स अ वॉल विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। ये 1 मीटर पर सेकेंड से वॉल को स्ट्राइक करता है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री पर, 60 डिग्री विद द वॉल। ये चीज ध्यान रखना, नहीं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चा अपने मन से बना देता है एंगल। एंड रिफ्लेक्ट्स एट द सेम एंगल, और यहीं से जैसे टकराकर ये यूं निकलेगा तो ये इसी एंगल पर टकराएगा, है ना। इफ इट रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट विद द वॉल, जब तक ये यहां पर रही वॉल, लगभग इसका टाइम रहा 0.1 सेकेंड। ठीक है, देन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल। ऐसे एक सवाल जैसे अपने आप भी आप ट्राई करिएगा इन सवालों को, तो चाहे तो जैसे आपका तो वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप इसे पॉज करके पहले ट्राई कर लेना, फिर अपन जैसे सॉल्यूशन चालू कर देना, फिर सॉल्यूशन चेक करना। जब भी ऐसे सवाल आए ना तो ऐसे करना। देखो बच्चों, अब हम इसे कैसे ट्राई करेंगे, अभी जानते हैं कि क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है, उसने टाइम दिया है ना, और कुछ डायरेक्शन वायरेक्शन की बात हुई है, तो वही फोर्स इज इक्वल्स टू dp बाई dt ही लगाना है। यानी हम जानते हैं कि फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन चेंज ऑफ टाइम, ये तो होता है। अभी मोमेंटम का चेंज मतलब अगर आप इसे देखें, देखो आप देख रहे हैं कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, यानी कि इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इधर और एक इधर। ठीक है, अगर ये इधर 60 डिग्री है तो ये इधर 30 डिग्री होगा, या इधर 60 होगा, जैसा भी आप करना चाहो वैसा कर सकते हो, इसे 60 कर लो इधर। ठीक है, मास दे ही रखा है 1 kg का, ठीक है, स्पीड दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप देखें तो इसकी मोमेंटम इस डायरेक्शन में कितना होगा, इस डायरेक्शन का इसका मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी यानी 1। अब इसके अगर दोनों कंपोनेंट निकालो तो इधर कंपोनेंट आएगा 1 cos 60 और इधर आएगा 1 sin 60। ठीक है, ये तो कर सकते हैं अपने आप। अब इसके बाद जैसे वेलोसिटी इधर है, टकराकर उसने क्या बोला है, एंड रिफ्लेक्ट्स एट द सेम एंगल, है ना, और वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट किया है उसने। देन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल इज, strikes a wall with velocity 1 meter per second at an angle of 60 degree and reflects at the same angle. If it's remain in contact with the wall for 0.1 second, then the force exerted on the wall is। ठीक है, अब अगर हम देखें कि भाई कितना फोर्स एग्जर्ट हुआ, तो भाई ये मानते हैं कि भाई ये 60 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो गया, तो स्पीड तो वही रही 1 मीटर पर सेकेंड।
इस डायरेक्शन की वेलोसिटी का कंपोनेंट या फिर वही मोमेंटम, चूंकि मास 1 kg है तो 1 × 1 मोमेंटम तो अभी भी वही है, ठीक है। तो इस कंपोनेंट इधर क्या रहेगा, इसका मोमेंटम का p तो अभी भी 1 ही है ना, तो p cos 60 यानी 1 cos 60 इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में 1 sin 60, ठीक है। देखो अब जरा ध्यान से देखना बेटा, पहले तो ये वाले डायरेक्शन का मोमेंटम देखो 1 cos 60 और टकराने के बाद भी 1 cos 60 और दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। यानी इस मोमेंटम में तो कोई चेंज नहीं आया। हाँ, अब इधर वाले को देखो, इधर वाला है 1 sin 60 इधर, और फिर टकराने के बाद है 1 sin 60 इधर। इसमें मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन पलट गया है। अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यानी अगर देखो, अब इसका चेंज ऑफ मोमेंटम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस माइनस दिस करेंगे तो जीरो ही आएगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी डेल्टा पी में इसका कोई स्थान नहीं है, सारा स्थान इसका है। ये 1 sin 60 और इधर 1 sin 60, ठीक है। तो जब आप डेल्टा पी लिखेंगे तो फाइनल 1 × sin 60, ठीक है। देखो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव दे दो, एक काम करते हैं इधर वाले डायरेक्शन को दे देते हैं, ये पॉजिटिव हो गया तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये 1 sin 60 माइनस, और इधर वाला चूंकि ये इस डायरेक्शन में है तो ये खुद भी माइनस है 1 × sin 60। ये चीज बहुत ध्यान से ध्यान रखना, अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है, कितने टाइम के लिए, 0.1 सेकेंड के लिए। तो ये आएगा कितना, ट्वाइस ऑफ sin 60। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, 0.1 जो कि ऊपर जाकर 10 हो जाएगा। तो यानी आंसर आ रहा है 10√3 न्यूटन। ध्यान से देखिए, समझे बच्चों? ये आ गया थर्ड ऑप्शन। तो ये है कहानी। कोई दिक्कत, परेशानी, कष्ट, चिंता हो तो बताओ। तो इस कंसेप्ट पर लगातार सवाल पूछे जाते हैं। आपको ये दोनों ही तरीके के दो क्वेश्चंस अपने आप में सफिशिएंट है कि आप अगर ये कंसेप्ट पकड़ ले रहे हैं, आप ये सवाल पकड़ ले रहे हैं, तो आप इस कंसेप्ट को लगा लेंगे, बना लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। देखो फ्रिक्शन भी मैं चूंकि यहीं ले रहा हूं तो उस पर भी थोड़ी सी चर्चा हमें यहीं करनी है। ध्यान से देखें, जैसे कि हम जानते हैं बेटा, फ्रिक्शन दो तरीके का फोर्स होता है, एक तो स्टैटिक होता है, एक काइनेटिक होता है। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। स्टैटिक का मतलब क्या है, काइनेटिक का मतलब क्या है। जैसे कोई ब्लॉक रखा है, कितने भी केजी का मान लो m, ठीक है। यहां से आपने फोर्स लगाया, बहुत भारी सा बक्सा रखा है, आपने उस पर दम लगाया। तो जैसे ही आपने पहले थोड़ा दम लगाया तो आप देखेंगे कि वो बक्सा नहीं चल रहा है, तो नहीं चला। तो किसने रोका उसे, फ्रिक्शन ने रोका, सही बात है। थोड़ा और फोर्स लगाया, अभी भी नहीं चला। थोड़ा और फोर्स लगाया, एक फोर्स ऐसा लगा कि अब वो चलना स्टार्ट हो गया, है ना। दोनों ही केसेस में जब तक वो नहीं चला था और जब वो चलना स्टार्ट हो गया, दोनों ही केसेस में लग फ्रिक्शन ही रहा है, पर उस फ्रिक्शन के स्वरूप में थोड़ा सा भिन्नता है। तो इन दोनों फ्रिक्शंस को अलग अलग दर्शाया गया है। जब तक बॉडी में मोशन नहीं है तब तक जो फ्रिक्शन लगता है उसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे ही बॉडी चलनी शुरू हो जाती है तो जो फ्रिक्शन लगता है उसे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। बस इतना समझने लेने वाली बात है, ठीक है। इसमें एक टर्म डिफाइन करते हैं बेटा, जिसे जैसे कुछ सरफेसेस ज़्यादा रफ होती हैं, कुछ कम रफ होती हैं, कुछ स्लिपरी होती हैं। तो सरफेसेस के हिसाब से हम एक कांस्टेंट डेवलप करते हैं जिसे हम कहते हैं म्यू। ऐसे दर्शाते हैं ना म्यू को, इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये हर सरफेस का अलग होता है, क्वेश्चन में गिवन होता है, तो तुम्हें इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इस पर जो कभी भी आप किसी बॉडी पर अगर आप फोर्स लगाएंगे, आपने फोर्स लगाया तो उस पर पीछे की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। हमेशा ये बात ध्यान रखना कि जिधर बॉडी की टेंडेंसी होगी ना मूव करने की, आपने इधर फोर्स लगाया तो बॉडी उधर जाना चाहती है, तो उस पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसे कहेंगे म्यू एन, फ्रिक्शनल फोर्स। एफ इज म्यू एन। हमेशा ध्यान रखो कि इतना फोर्स लगता है, पर यह भी ध्यान रखना कि ये मैक्सिमम वैल्यू होती है फोर्स की। हाँ, मैक्सिमम। देखो इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि बच्चा यही गलती करता है। ये एफ ऑफ मैक्स है, म्यू इंटू एन। एन व्हाट इज एन? एन इज नॉर्मल फोर्स। भाई नीचे एम जी लग रहा है और ऊपर नॉर्मल लगता है, ठीक है। तो नॉर्मल जो एम जी के बराबर होता है, तो जनरली
जो आपका फॉर्मूला बनता है एफ मैक्स का, ऐसे केस में म्यू एम जी होता है ना। कायदे से म्यू एन होता है, पर चूंकि एन की वैल्यू एम जी के ही बराबर होती है तो वो म्यू एम जी होता है। अब ये एफ मैक्स का क्या पंगा है, इस बात को ध्यान से समझे। देखो भाई, ऐसे समझो, मान लो जैसे कोई ब्लॉक रखा है 10 kg का, यहाँ पर म्यू है मान लो कुछ भी 0.1 है या 0.01 है, नहीं 0.1 ही मान लो, थोड़ा सा भारी कर देते हैं ब्लॉक को, 100 kg का कर देता हूँ, है ना। 0.1 फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर कितना मैक्सिमम फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल है, म्यू इंटू एन, यानी म्यू एम जी, एम है 10 और जी है 10, म्यू है 0.1, 100 इंटू 10 कितना आएगा भाई, ये 100 न्यूटन। ठीक है, यानी इतना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल है। अब मान लो आपने यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया भाई, तो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो क्या ये ब्लॉक खिसक जाएगा? क्या नहीं खिसकेगा। कौन रोकेगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना है? 100 न्यूटन, तो रोक देगा। भाई आप समझो ना कि जैसे आप लड़ाई कुश्ती करने जा रहे हो, सामने वाले की ताकत आपसे ज़्यादा है, तो वो क्या आप उसे हरा पाओगे? नहीं हरा पाओगे, क्योंकि आपकी ताकत उससे कम है। तो अभी जो आप ताकत लगा रहे हो वो अपोनेंट से कम लगा रहे हो, तो नहीं आप उसे खिसका पाओगे। तो अपोनेंट को एक चीज बताओ, इतना धन है उसके पास और उसे लेकिन अपोनेंट को खत्म करने के लिए सिर्फ 10 न्यूटन का, क्योंकि वो तो 10 न्यूटन ही लगा रहा है, तो क्या वो अपना सारा धन लगा देगा? क्या सारी ताकत झोंक देगा क्या उसे हराने के लिए? नहीं, 10 न्यूटन की ताकत लगा रहा है अपोनेंट, तो उसे तो सिर्फ 10 ही न्यूटन देना पड़ेगा ना। वो 90 न्यूटन क्यों लगाया भैया उस पर? नहीं, कोई चींटी मारनी है तो चींटी मारनी है तो वो तो आप उंगली से भी मार सकते हो ना, है? उसके लिए आपको पूरे के पूरे वो उसके ऊपर कूदने की जरूरत थोड़ी है, नहीं समझे? हाँ, यही होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही लगता है जितनी जरूरत होती है बच्चों। तो अगर आपने इधर 10 न्यूटन लगाया है तो आपको 10 न्यूटन की ही आवश्यकता है, तो बस उतना ही लगाएगा फिर फ्रिक्शन, यानी पीछे की तरफ जो यहाँ फ्रिक्शन लगेगा वो सिर्फ 10 न्यूटन का ही लगेगा। अब मान लो आपने बढ़ा दिया, आप कह रहे नहीं सर मैं तो 50 लगाऊंगा, तो 50 लगाओगे तो इसके पास तो 100 है, तो ये भी 50 लगा देगा। ले, नहीं समझे? तब भी नहीं खिसक रहा वो। अच्छा, आपने कहा 100 लगाऊंगा मैं, तो लगा दो 100, तो वो भी 100 लगा देगा, क्योंकि 100 तक तो उसके पास है ही सही। देखो यहां तक कहानी ऐसी है बच्चों की, यहां तक ब्लॉक नहीं खिसका, तो यहां तक जो फ्रिक्शन लगा उसे हम स्टैटिक बोलते हैं, क्योंकि अभी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है। अब जैसे ही आपने 101 वाला लगाया, अब इसके पास आगे नहीं है, तो अब क्या होगा? अब वो जो एक्स्ट्रा 1 लगा है ना, वो एक्स्ट्रा 1 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक में मोशन जनरेट कर देगा। अच्छा, मोशन तो जनरेट हो गया, चलने लगा ये, पर फ्रिक्शन तो इतना ही रख रहा है ना, 100 न्यूटन ही, तो ये फिक्स हो गया फ्रिक्शन। ठीक है, और ये जो फिक्स फ्रिक्शन हो गया, ये फिक्स फ्रिक्शन, अब इसका नाम बदल गया, अब हमने इसे कहा काइनेटिक। क्या बोला? काइनेटिक। ये चीज ध्यान रखें, कई जगहों पर कई क्वेश्चंस में स्टैटिक फ्रिक्शन का म्यू अलग दिया हुआ होता है, काइनेटिक का अलग दिया हुआ होता है। उससे कोई हमें घबराना नहीं है, हमें बस ये ध्यान रखना है कि काइनेटिक फ्रिक्शन पूरा का पूरा लगता है। अगर कभी भी तुमसे काइनेटिक फ्रिक्शन यानी बॉडी चल रही है, एक्सेलरेशन में है, तो ध्यान रखो तुम्हें तो सीधा सीधा म्यू एन लगाना है। और म्यू अगर काइनेटिक दिया हुआ है, जो कि बहुत कम होता है ऐसा कि स्टैटिक अलग देते हैं काइनेटिक अलग देते हैं, जनरली तो एक ही म्यू देते हैं। अगर म्यू काइनेटिक दिया तो लगा देना म्यू के अलग से, नहीं दिया है तो अपना म्यू रखो बस। तो म्यू इंटू एन यानी म्यू इंटू एम जी इस केस में वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक के लिए मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रिक्शन की इतनी, एफ स्टैटिक मैक्स इज म्यू एन। ये बात ध्यान रखा, मैक्स इसलिए क्योंकि स्टैटिक बदलता रहता है जरूरत के अनुरूप। 10 लगाया तो 10 लगाएगा, 20 लगाया तो 20 लगाएगा, 50 लगाया तो 50 लगाएगा, लाइक दिस। अरे क्या बात समझे? और हमेशा ध्यान रखो कि फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रखता है टू दी टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिधर भी मोशन, देखो मैं इधर धक्का दे रहा हूं तो इधर जाना चाहता है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की तरफ। अरे क्या बात समझे? बस ये बात समझने की, ज्यादा कचरा दिमाग में मचाने का नहीं, और सवाल देखने का बस। उसके बाद सीधे सीधे देखते क्या बोल रहा है।
जैसे ये आया था, ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है। देखो कितने सारे क्वेश्चन खाली एनएलएम से आ रखे हैं, और होता कुछ नहीं है सवालों में। तुम जितने कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं ना, इतना ढंग से कर जाओगे, यही चीजें अगर ध्यान से समझ के चले जाओगे, बना जाओगे सब। ध्यान से सुनो। कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ अ मूविंग कार। ध्यान से समझना अब इस बात को। जैसे एक कार है, मान लो एक कार है, देखो इसमें एक थोड़ा सा कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझना होगा तुम्हें। मान लो ये कार रखी है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा इस कार का, सो दैट द बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार, यहां पर एक बॉडी रखी है, रिमेन्स स्टेशनरी। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लोर, यहां पर म्यू दिया हुआ है 0.15, ठीक है। और इसका मास दिया हुआ है क्या कुछ, अगर नहीं दिया हुआ होता ना कभी, तो तुम परेशान मत हो ना, तुम तो m मान लेना। वो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं m कट रहा होगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो m हो जाएगा ये, तो म्यू इक्वल्स टू। अब जरा ध्यान से देखो, अब इस तरीके के सवालों में चूंकि हल्का सा एक ट्विस्ट होता है, समझने पे तो समझ में डायरेक्ट आ जाता है, पर कई बार बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है, इसलिए ध्यान से देखना। जब इस तरीके से कोई गाड़ी होती है या नीचे कोई ऑब्जेक्ट होता है, उस नीचे ऑब्जेक्ट को हम चलाते हैं और उसके ऊपर कोई दूसरा ब्लॉक रखा होता है, तो मुझे ये बताओ ये ब्लॉक आगे क्यों मूव करता है। भाई गाड़ी आगे मूव कर रही है, तो ये ब्लॉक क्यों उसके साथ मूव कर रहा है। गाड़ी को तो चलो हम कहें कि इंजन चला रहा है, इंजन इसमें थोड़ी लगा है ब्लॉक में, इस ब्लॉक को आगे कौन बढ़ा रहा है, हाँ फ्रिक्शन। कौन बढ़ा रहा है, फ्रिक्शन। इसमें फ्रिक्शन लगता है आगे की तरफ। अब आप कहोगे कि सर अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि फ्रिक्शन तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, पर किसके मोशन के, बॉडी के रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। देखो ध्यान से समझना है, मैं इसीलिए कहा कि यहां थोड़ा ट्विस्ट है, ध्यान से समझना। मान लो कि यहां बिल्कुल स्लिपरी सरफेस होती, बिल्कुल स्लिपरी, एकदम चिकनी, तो अगर ये गाड़ी आगे जाती तो ये ब्लॉक यहीं रहता, ये आगे ना बढ़ता। ये ब्लॉक यहीं रहता मतलब ये गाड़ी तो आगे बढ़ जाती, पर ये ब्लॉक यहीं रहता। ये गाड़ी मान लो ऐसे समझो, जैसे ये गाड़ी आगे बढ़ गई, पर ये ब्लॉक यहीं है, ठीक है। ये ब्लॉक यहीं है, ये आगे बढ़ती जा रही है, ये यहीं है। ऐसे समझो जैसे ये एक ट्रॉली है, अब ये ब्लॉक यहां रखा है, ठीक है। ये आगे बढ़ी ट्रॉली, देखो ध्यान से समझना, ये ट्रॉली आगे बढ़ गई और स्लिपरी सरफेस है, बिल्कुल फ्रिक्शन है ही नहीं, पर ये ब्लॉक अभी भी वहीं है जहां पहले था, ठीक है। तो ब्लॉक यहीं है। तो अब मान लो अगर इसमें रफ सरफेस होती, यहां पे रफनेस होती, तो ये रफनेस इस ब्लॉक को रिलेटिव मोशन ना करने देना चाहती, मतलब इसके रिलेटिव। अगर आप यहां खड़े होते तो आपको लगता है ब्लॉक पीछे जा रहा है, यानी इस बॉडी के रिलेटिव ये ब्लॉक पीछे जाता हुआ दिख रहा है, यानी ये रफनेस इस बॉडी को आगे की तरफ सपोर्ट करती है। तभी तो ऐसा होता है, मान लो दो किताबें रख दो एक किताब के ऊपर, नीचे वाली किताब को आगे ले जाओ, तो ऊपर वाली किताब भी तो साथ साथ में जाती है। कौन कौन लेकर जाता है ऊपर वाली किताब को, फ्रिक्शन। यानी ऐसे केस में फ्रिक्शन आगे लगता है, समझे ना, क्योंकि फ्रिक्शन ही तो सपोर्ट कर रहा है ना उधर। यहां थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट है, ध्यान रखना है इस चीज को। तो यहां फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, सो दैट द बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन्स स्टेशनरी। देखो अब वो चाहता है कि ये बॉडी मूव ना करे इस पर, तो अब ये बॉडी अगर ना मूव करे, मतलब कितना इसमें एक्सेलरेशन आ जाए मूविंग कार में कि ये इस पर जनरेट ना करे। मान लो कि इसमें एक्सेलरेशन आ गया, कोई मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया, और इस पर पूरा देखो, पहले तो थोड़ा फ्रिक्शन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन तो बदलता है, थोड़ा तेज बढ़ा, थोड़ा ठीक है, थोड़ा फ्रिक्शन लगा, थोड़ा और एक्सेलरेशन बढ़ाया, थोड़ा और फ्रिक्शन बढ़ा, और एक्सेलरेशन बढ़ाया, और फ्रिक्शन लगा, एक मैक्सिमम एक्सेलरेशन कर दिया तुमने यहां पर, बस अब पूरा का पूरा फ्रिक्शन लग रहा है एफ मैक्स। और एफ मैक्स स्टैटिक का कितना होता है, अभी पढ़ा हमने, म्यू एन, है ना। तो हम कहेंगे यहां पर जो पूरा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज इक्वल्स टू एम एन, और एफ मैक्स कितना है, इतने तो है म्यू एन। म्यू कितना है 0.15, और एन होता है एम जी, एम इंटू जी, और फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स तो मास इंटू एक्सेलरेशन ही होता है, ए मैक्स एम एम काट दो,
तो ये मैक्स आ जाएगा 0.15 इंटू जी। देखो ध्यान से, और जी 10 ले लो तो 1.5। ये आ गया फोर्थ ऑप्शन। सवाल भारी नहीं है, सवाल तो 2 ही लाइनों में हो रहा है, बस समझने वाली बात है। एनएलएम में थोड़े से कंसेप्ट ऐसे हैं बेटा जो थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर ये रिलेटिव मोशन का जो कंसेप्ट है ये समझना कि फ्रिक्शन यहाँ पर आगे क्यों लग रहा है। जब भी कभी, या फिर एक गोल्डन रूल बना लो, जब भी कभी नीचे कोई चीज़ रखी है उसके ऊपर कोई चीज़ रखी है, मोशन नीचे वाली में है और उसके कारण से ऊपर वाली चल रही है, तो ऊपर वाली में जो फ्रिक्शन लगेगा वो नीचे वाले के डायरेक्शन में लगेगा। ये बात ध्यान रखना बस, ठीक है। सो दिस इज योर दिस क्वेश्चन। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं वेज एफबीडी। वेज वाले काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वेज हम सभी बच्चों को पता होना चाहिए। देखो बेटा ऐसा होता है ना वेज, याद आ रहा है, ऐसे इस पे एक ब्लॉक रखा रहता है मास का, ये एंगल होता है थीटा। तो देखो इसका एफबीडी स्टैंडर्ड है। तुम्हें ज़्यादा दिमाग अगर आता है बनाना तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो जो मैं बोल रहा हूँ बस उतना याद कर लेना, समझ गए, जैसे बायो याद करते हो। इधर लगेगा mg साइन थीटा, हमेशा यही लगेगा, ठीक है। इधर नीचे लगता है mg और इधर लगता है n। हाँ, इधर थीटा एंगल बनता है और mg का एक कंपोनेंट आता है इधर, ठीक है। वो आप लिख सकते हो जरूरत पड़ने पर mg कॉस थीटा। उसे मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ जिससे आपको यूं ना लगे कि ये दोनों फोर्स अलग अलग है, mg कॉस थीटा। ये mg का ही कंपोनेंट है, ठीक है। और फ्रिक्शन लगता है पीछे की तरफ, फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। अब यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव क्या है, जैसे नॉर्मल में तो एन को mg ले लेते हैं, पर यहाँ पर जो नॉर्मल है वो mg कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है, mg को नहीं। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आती है स्टैटिक की, वो आती है म्यू इंटू mg कॉस थीटा, ना कि म्यू इंटू mg। बस ये बात तुम्हें ध्यान रखनी होगी, समझे। अगर सिर्फ इतना भी देखो, फिर कह रहा नीट में क्वेश्चन कोई भारी भरकम नहीं आते, चीजें याद कर लो जो बार बार पूछी जाती हैं, बनाओगे 75% तक का पेपर अटेम्प्ट कर लोगे बच्चों, ठीक है। ये बस ये चीजें ध्यान रख लो। अब जैसे यही एक फ्रिक्शन पे क्वेश्चन आया था 2023 का, ये सवाल भी ध्यान से देखो सवाल को। जैसा मैंने कहा कि जो बच्चे अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं सवाल को, वीडियो पॉज कर लें और अटेम्प्ट कर लें सवाल आराम से अपनी संतुष्टि से हिसाब से, और फिर आप वीडियो को प्ले करें। अब ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, ये 2 kg का ब्लॉक है, इज प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड रफ सरफेस AC एज शोन इन फिगर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। इसका म्यू है 1/√3, जी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। द नेट फोर्स इन न्यूटन ऑन द ब्लॉक विल बी। देखो भाई ध्यान से देखो, इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, वो देखो जो एफबीडी बनाया वो बना लो पहले। नेट फोर्स ऑन दी ब्लॉक, ठीक है, एक तो mg लगेगा और एक इधर नॉर्मल लगता है, ठीक है, और पीछे फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन तो ये अपन जानते ही म्यू इंटू एन लगता है। ये 3 फोर्स लगने वाले हैं इस पे, ठीक है।